वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन सीरीज को लेकर चल रहे थे और जिला अध्ययन में हम लोग चमोली जनपद को कवर कर रहे थे। इससे पहले हम देहरादून और टिहरी गढ़वाल को कवर कर चुके हैं। चमोली जनपद में हम लोगों ने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं क्योंकि चमोली जनपद बहुत बड़ा था और मैंने आपसे बोला था कि धीरे धीरे करके हम चमोली जनपद को कवर करेंगे। और चमोली जनपद का इतिहास से लेकर भौगोलिक स्थिति, हाईवेज और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, मेले, हर प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे नंदा राजत यात्रा का आयोजन होता है, कहाँ पर प्रमुख केदार हैं, पंचबद्री कौन कौन से हैं, कुछ भी हमने स्किप नहीं किया है। साथ ही साथ हमने इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण नदी तंत्र है यहाँ का अलकनंदा नदी तंत्र, उसको भी हमने कवर किया था। लास्ट के 5 सेशन में मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, अब उसके अलावा एग्जाम में कहीं और से प्रश्न नहीं बन सकता। जितना भी मैक्सिमम हो सकता है ये सारा आपको पीडीएफ आपके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। ये जो पीडीएफ आज हम अपलोड करेंगे ये भी आपको साथ ही साथ पिन कर दी जाएगी और आप वहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ ओपन हो जा रही है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट तक हमने कहाँ तक कवर किया था वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये था लास्ट के सेशन का हमारा। हमने बुग्याल कवर कर लिए थे। बुग्याल के साथ साथ जितनी भी ये महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना थी ये हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम बढ़ जाते हैं कुछ आगे की तरफ। ठीक है, तो पहले मैं देखना चाहता हूँ आपके साथ चमोली जनपद के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होता है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन्य जीव विहार की बात करें तो केदारनाथ वन्य जीव विहार, ठीक है, और साथ ही साथ नंदा देवी जय मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इनको हम लोग एक कर देखते हैं। तो पहले देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह लगभग 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसकी स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो हम जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है या आप कह सकते हैं जितने भी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, या वन्य जीव विहार, इन सभी का अलग से वीडियो पर कवर करेंगे और आपको अच्छे से याद भी करवा देंगे। ठीक है, उसकी अब चिंता नहीं, शॉर्ट ट्रिक है उसकी हमारे पास, उसमें जब कब स्थापना की गई थी, ठीक है, और उनका क्षेत्रफल कितना है वो सारे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख के चलिए किस प्रकार से इनका फैलाव है और किस क्या क्या यहाँ पे मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। 1982 में स्थापना बता दी और 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने को राउंड ऑफ कर दिया। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख पशु पाए जाते हैं, या जैसे भालू, मोनाल, कस्तूरी मृग आदि यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर सुंदर चित्र देखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली चित्र तो ये नंदा देवी वन्य जीव विहार का है, परंतु ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यहाँ पर स्नो लेपर्ड भी देख सकते हैं, कस्तूरी मृग भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये सुंदर सा चित्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी हमने अभी तक कवर नहीं किया था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आपने सारे बुग्याल बता दिए और अन्य जैसे कई सारी घाटियां बता दी। ठीक है, बट फूलों की घाटी क्यों नहीं बताई? तो मैंने कहा फूलों की घाटी अलग से एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, अपने आप में अपनी बहुत बड़ी एक विशिष्टता रखता है फूलों की घाटी। तो ये था कि यह 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और अधिकतर लोग जानते हैं फूलों की घाटी के। पहले से चित्र देखते हैं, कितने सुंदर सा चित्र आपको दिखेगा फूलों की घाटी का। ठीक है, और इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। इसे शामिल किया गया है वर्ष 2005 में। स्थापना इसकी भी जब करी गई थी 1982 में स्थापना भी करी गई थी। जैसे हमने देखा था नंदा देवी, सेम स्थापना का दिवस है, लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2005 में शामिल किया गया, ये याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय भी जोशीमठ में ही स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ें हम यहाँ बताने लायक थी। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो खोज की गई थी, ये प्रिंट गलत आ गया, फ्रैंक स्माइथ है। फ्रैंक स्माइथ द्वारा 1931 में इसकी खोज की गई थी फूलों की घाटी के। ठीक है, तो उत्तराखंड के एक बहुत ही आप कह सकते हो उत्तराखंड के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि फूलों की घाटी को यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आता है केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार का भी हमने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड किया हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ कुछ जानवर जो पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब इनको ऐड कर रखा है हम लोगों ने। अच्छा, ये 957 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ राष्ट्र का माफ कीजिएगा, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। इन चीज़ों का बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, इसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो आएगी, उसमें आपको सारे वन्य जीव विहार सब एकदम से याद हो जाएंगे, कितना वर्ग किलोमीटर है, उनका कब स्थापना करी गई थी, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिलहाल आप देख के चलिए और समझिए कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, यह चमोली तथा रुद्रप्रयाग जिले में फैला हुआ है, मुख्यतः चमोली में आप कह सकते हो। और यहाँ पर वन्यजीव स्नो लेपर्ड, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक और आता है नंदा देवी जय मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। नंदा देवी जय मंडल आरक्षित क्षेत्र है या चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में फैला हुआ है, तीनों जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी थोड़ी देर पहले बताया और फूलों की घाटी इसी के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं में शामिल है, ठीक है। और क्षेत्रफल 5860.6 वर्ग किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित, एक तो स्थापना कब की गई थी और किन 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ऑप्शन में एग्जाम में अलग अलग जिले दे देंगे, जैसे चमोली उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग दे देगा, तो इस तरीके से आपको या किस जिले में फैला हुआ नहीं है तो वो आपको ऑप्शन में निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब एक चैप्टर हमारा छूट जा रहा था, एक टॉपिक ये था कि चमोली जनपद के प्रमुख ठंडे व गर्म कुंड, ठीक है। तो ये एक मुझे लगा था कि जो छूट रहा था तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ठंडे कुंडों की अगर बात करें तो नंदप्रयाग के दसोली ग्राम के पास में स्थित है, ठीक है। दसोली ग्राम के पास में बैराज कुंड स्थित है, ये ठंडा कुंड हो है, ठीक है। वेदनी बुग्याल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, वेदनी बुग्याल पढ़ा था। और एक मिनट देख के चलता हूँ, वेदनी बुग्याल के पास में ये देखिए वेदनी बुग्याल का चित्र हमने ऐड किया था, ठीक है। तो इसके पास ही जो कुंड स्थित है वो ठंडा कुंड है, जिसे वेदनी कुंड कहा जाता है। तो वेदनी कुंड आपका हो गया, बैराज कुंड, वेदनी दोनों आप देख लिए। वैतरणी कुंड, ठीक है, या गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अगर आपसे ठंडे या गर्म कुंड नहीं पूछेगा तो ये आपसे जरूर पूछ सकता है कि ये कुंड कहाँ पर स्थित है, ये कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो डायरेक्ट पट्टे को स्थान भी दे सकता है। तो इनके बारे में कुछ जानकारी होगी। बाकी अन्य कुंड जैसे होम कुंड, हेमकुंड हम पहले से पढ़ चुके हैं। त्रिकोण कुंड भी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है, ये भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आपको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नया लग रहा होगा तो ऋषि कुंड और मानुषी कुंड आपको नया लग सकता है। ये भी कहाँ स्थित है, ये भी चमोली में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ठंडे कुंड देख ली। अब गर्म कुंड की अगर बात करें तो एक तप्त कुंड, अगर बद्री मार्ग पर जाते हैं तो एक गर्म कुंड आता है जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। उसी प्रकार जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूरी पर भाप कुंड स्थित है। और नारद कुंड के बारे में तो आपको जानते ही हैं, ठीक है, बद्री मार्ग पर स्थित है, बद्रीनाथ मार्ग पर। और इसी कुंड से ही आदि गुरु शंकराचार्य ने विष्णु भगवान की मूर्ति निकालकर बद्रीनाथ में स्थापित कर दी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया चीज़ें आपकी जानने लायक बातें जो ठंडे व गर्म कुंड के बारे में मुझे बतानी थी। तो ये आपको याद करना होगा, एक एक करके आराम से पीडीएफ आपको रहती है तो आराम से इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। चमोली जनपद से बहुत ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, ठीक है, पर्यावरणविद आदि का यहाँ पर ये जन्मभूमि है। और बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। उन महत्वपूर्ण लोगों में कुछ आपके सामने लेकर आए हैं, एग्जाम में इनका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा बेसिकली आप इनका नाम जानते हैं, गढ़ केसरी के नाम से विख्यात है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म पूछा जा सकता है, नंदप्रयाग चमोली में हुआ था, ठीक है। नंदप्रयाग चमोली में हुआ था, जहाँ पे नंदा नदी का संगम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण इनके जीवन का कह सकते हो, इनका जो था 1918 में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ठीक है। देखते कि अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में स्थापना हुई थी, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना आप जानते हैं 1916 में। और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस स्थापना हुई थी, उसमें इनका प्रमुख योगदान था, ठीक है। और 1919 में पूछा जाता है कि कौन से दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 1919 के कांग्रेस के जो अमृतसर अधिवेशन था वहाँ पर भाग लिया था। तो दो लोगों ने भाग लिया था, एक बैरिस्टर मुकंदी लाल और दूसरा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो गढ़वाल युवा सम्मेलन, ठीक है, गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर में जो 1921 में आयोजित किया गया था, उसके ये अध्यक्ष भी थे और गढ़ केसरी के नाम से विख्यात थे। उनका चित्र भी यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी, ठीक है। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी क्या थे कि एक बहुत ही आप प्रमुख नेता थे गढ़वाल के, ठीक है। गोमेश्वर चमोली में इनका जन्म हुआ था 1934 में, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा प्रेरित थे जयप्रकाश नारायण जी के साथ प्रेरित थे, बहुत ज़्यादा सर्वोदय नेता का, ठीक है। और इनका सबसे ज़्यादा आपको आता है दसोली ग्राम संघ। दसोली ग्राम संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1964 में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके साथ फैक्ट है, इसकी स्थापना गोपेश्वर में की गई थी। तो ये तीन चीज़ें आपको दसोली ग्राम संघ से याद रखनी है, ठीक है। तीसरा एक दाल्यों का दगड़िया, ठीक है। दाल्यों का दगड़िया नामक संगठन का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। और अगर इनके पुरस्कारों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये। और 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया, 1986 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। ये डेट इसलिए लेकर रखी कि एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्टली पूछी जाती है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया, पद्मश्री कब दिया गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
और अगर इनके पुरस्कारों की बात करें, ये सारे याद करने, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। 1987 में इनको ग्लोबल 500 पुरस्कार का प्रदान किया गया। 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 2008 में इनको डॉक्टर की उपाधि दी गई, डॉक्टरेट की जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय से। 2010 में ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई भी नहीं है किसी एग्जाम में क्वेश्चन ना बना चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, तभी आपको एक एक करके बताए जा रहे हैं। ओके, तो आगे क्या कि गांधी शांति पुरस्कार 2013 में, 2019 में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनमें आपको सभी एक एक करके याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिन डेली आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। 2010 में रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया, ठीक है। ये सारे इनके पुरस्कार थे, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, गौरा देवी जी, ठीक है। गौरा देवी का जन्म जो 1925 में लाता गांव चमोली में हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इनको रैणी गांव के नाम से जानते हैं, क्योंकि रैणी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि गौरा देवी का जन्म कहाँ पे हुआ था, लाता गांव, रैणी गांव, तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में ना, जल्दीबाजी, जिनको रैणी गांव याद रख रखा है, जल्दीबाजी में रैणी गांव लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। जबकि रैणी गांव इनका ससुराल था और मायका कौन सा था, लता गांव, ये आप याद रखिएगा। पिता नारायण सिंह, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनके पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। पति का नाम भी पूछा हुआ है, मेहरबान सिंह रैणी, और माफ़ कीजिएगा मेहरबान सिंह रैणी गाँव, ठीक है, इनका नाम था। और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उनके जीवन की कह सकते हैं कि 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्षता चुनी गई। उसके बाद जो घटना घटित हुई 26 मार्च 1974 में चमोली में चिपको आंदोलन के सूत्रकर्ता यही के इनको ही कहा जाता है, ठीक है। किस प्रकार से लोगों ने जैसे गांव के जो मेन पुरुष थे वो बाहर गए हुए थे और वहाँ पर जो उनको ठेका मिल गया था वनों को काटने का, ये पेड़ों से चिपक गए थे, ठीक है। ये चित्र आप देख सकते हैं, और पेड़ों को काटने से मना कर दिया बिल्कुल, कि पेड़ को कटने नहीं दिया, तो इसको चिपको आंदोलन का इनको प्रेरणा कहा जाता है। 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया, तो 1986 घटना हो जाती है। और प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया, गौरा देवी जी को दिया गया, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बन सकता है। एक और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं कल्याण सिंह रावत, जिनको मैती आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म पूछा जाता है 1953 से बनौली गांव चमोली में, ठीक है। और एक पेशे से शिक्षक थे, ठीक है। और इन्होंने 1974 में हिमालय वन जीव संस्थान की नींव डाली, ठीक है। और उसके बाद और अच्छी बात 1987 में राजगढ़ी रवाई घाटी में स्कूली बच्चों के साथ उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी भी बनाई थी, ठीक हो गया। और मैती आंदोलन 1995 में शुरुआत करी, जैसे आपको जानते ही हैं, जो वधु पक्ष द्वारा एक पौधा लगाया जाता था शादी के समय पर, ठीक है। जैसे उनके फेरे हो जाते थे तो शादी के बाद वधु पक्ष द्वारा एक वर और वधु द्वारा पौधे रोपित किया जाता था और उस पौधे की देखभाल मायके पक्ष के द्वारा की जाती थी। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक चित्र आपके देख सकते हैं, अपने कल्याण सिंह रावत जी खड़े हुए हैं और साथ ही एक वधु और वर और वधु खड़े हैं और वृक्ष लगाने के लिए जा रहे हैं, और बाद में इनकी देखभाल की जाती थी, ठीक है। इनको राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार ये मैती आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं, ठीक हो जाएगा। ओके, ये तो था प्रमुख व्यक्तित्व जो हमने अच्छे से देख लिया है। अभी हमारे पास समय है तो कुछ आज हमारा चमोली जनपद समाप्त हो जाएगा, लास्ट क्लास है चमोली की। तो अब देखते हैं कुछ समसामयिक घटना जो 2023 और 2021-22 की घटना है जो हमारे चमोली से रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला अगर मैं 2023 की कुछ घटनाओं की बात करें तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 64वें स्थापना दिवस 7 मई 2023 को, अब 2 चीज़ याद हो गई, 7 मई को स्थापना दिवस किसका मनाया जाता है, BRO को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 7 मई 2023 को सीमा सुरक्षा माफ़ कीजिएगा सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन ने बद्रीनाथ हाईवे पर चमोली जिले के पांडुकेश्वर में, ठीक है, पांडुकेश्वर में देश के पहले BRO के पहले कैफ़े का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये आप कैफ़े देख सकते हैं, ठीक है, कैफ़े में जहाँ पे ATM, खाने पीने का सामान आदि सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे किया गया उद्घाटन, किसके द्वारा किया गया, BRO के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, पांडुकेश्वर चमोली में। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है। अगली घटना चमोली की मानसिंह नेगी ने मार्च 2023 की घटना है, 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ पे आयोजित हुआ था, तमिलनाडु में आयोजित किया हुआ था, ठीक है। और इनको द्वारा प्रदर्शन किया गया, गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। इस रेस में 1 घंटे 41 मिनट में पूरा किया 20 किलोमीटर की वॉक को और अपने प्रतिनिधि को झूल चढ़ाई और स्वर्ण पदक हासिल किया। मानुषी नेगी, आप नाम याद रख सकते हैं, मानसी या कई जगह मानुषी नेगी भी आपको पढ़ने का मिलेगा, ठीक है।
अब देखते हैं कुछ 2021-22 की कुछ घटना है। ठीक है, एक 2021 में देश का उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क बना था चमोली जिले में। कौन से गांव में बना था? खल्ला गांव में। ये आपको पहले पढ़ा होगा 2021 में, अगर एग्जाम आप दे रहे होंगे तो पक्का पढ़ा होगा। दूसरा, माणा गांव में देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बर्ट गार्डन विकसित किया गया। 2021 की ये घटना है, इसमें विकसित किया गया था। ठीक है, दूसरा 2022 में आपने देखा होगा कि जो चमोली जनपद का विकास खंड है घाट, ठीक है, इसका नाम बदलकर नंदानगर कर दिया गया। ये भी आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक आपको और चीज़ देखी होगी, डॉक्टर वेणीनाम अंतराल की जब पुस्तक औखाण, ठीक है, इसको एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, द्रौपदी का डांडा, ठीक है, द्रौपदी का डांडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। ठीक है, ये है तो बेसिकली उत्तरकाशी में। ठीक है, बट इसमें जो समिता कंसवाल जी का निधन हो गया था उसके बारे में रिलेट करना चाह रहा हूँ मैं, तो आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को। 4 अक्टूबर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 42 सदस्यीय दल डीकेडी आरोहण के दौरान, पूछा जा सकता है कौन से आरोहण, उनका मिशन का नाम क्या था? डीकेडी आरोहण। ठीक है, तो हिमस्खलन के चपेट में आ गया था, जिसमें 29 पर्वतारोही हिमस्खलन में दब गए थे। ठीक है, जिसमें समिता कंसवाल की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं। द्रौपदी का डांडा, ठीक है, तो डीकेडी आरोहण का नाम था इसका। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक ढांचा की तरफ आ जाते हैं। तो प्रशासनिक ढांचा में बहुत कुछ जानने लायक तो नहीं होता, बट इसमें अगर बात करें तो विधानसभा सीटों की बात करें, 3 विधानसभा सीटें ही हैं, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। और सबसे इंपॉर्टेंट है थराली, जो आपका एससी की सीट हो जाती है। तहसीलों की बात करें तो चमोली में मात्र 12 तहसीलें हैं। ठीक है, जनसंख्या का डायरेक्टली आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज तो कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर आप याद रखना चाहते हैं, ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो इनकी 3,91,605, बहुत कम जनसंख्या है। और जनघनत्व की बात करें तो मात्र 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत ही कम जनघनत्व है। ठीक है, लिंगानुपात पूछा जाता है एग्जाम में, 1019 बहुत अच्छा लिंगानुपात माना जाता है। साक्षरता दर पूछी जाती है 82.65। ठीक, अलग नहीं पूछेगा, पुरुष अलग या महिला बहुत कम पूछने के चांसेस हैं, लेकिन टोटल ओवर साक्षरता पूछी जा सकती है 82.65, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एग्जाम में तो आपको मुश्किल से ज़्यादातर मोस्टली आपको क्या याद करना होता है कि आप ऊपर के 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए अधिकतर साक्षरता वाले, और नीचे से 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए जो कम साक्षरता वाले हैं, तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने आपके सारी चीज़ें कवर हमने कर ली। ठीक है, तो ये हमारा था प्रयास, जिसमें हम लोगों ने बड़े अच्छे से पूरा चमोली जनपद को कवर किया और सारा चमोली जनपद का इतिहास से लेकर एक एक चीज़ को हमने देखा। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद एग्जाम में अब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बस अब एक चीज़ रह रही है चमोली में, बस मात्र वो रह रहा है कि चमोली के जो क्वेश्चन करने थे हमारे पास 40 से 50 प्रश्न हैं, वो हम 10 मिनट का सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम लोग चमोली का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करके चमोली जनपद हमारा समाप्त हो जाएगा। हमारी तरफ से चमोली जनपद समाप्त है। ये अभी PDF आपको इसी कमेंट बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा, आपको थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, और साथ में आप आराम से PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए, क्योंकि चमोली जनपद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई बन जाता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, और आप जल्दी जल्दी सफल हो जाए अपने एग्जाम में। माता पिता का सम्मान करें, ठीक है, उनका आदर करें, और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार डेवलप करें कि महिलाएं और बहनें आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।